हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट 3 का वीडियो था उसके अंदर हम लोग ने एडेप्टेशन इन एनिमल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग ने एडेप्टेशन इन एनिमल के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा, ग्रासलैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा। ओके, वो दोनों चीजें हमने बहुत ही डीप में पढ़ी, बहुत ही अच्छे से उसको हमने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। ओके, तो आप लोग जो पार्ट 3 वाला वीडियो है वो आप जाके देखें, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स का किस तरीके से एडेप्टेशन होता है और घास में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं यानी ग्रासलैंड वाले, उनका एडेप्टेशन किस तरीके से होता है। ओके, तो आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, और अगर बात करें हम पार्ट 4 की, कि पार्ट 4 के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज के वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होगा वो सबसे पहला होगा हमारा डेजर्ट एनिमल के बारे में। ओके, तो डेजर्ट एनिमल्स के बारे में आप सभी को पता है कि डेजर्ट यानी एक रेगिस्तान होता है और रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स का किस तरीके से एडेप्टेशन होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिंपल सा अगर हम लोग डेजर्ट की बात करें, ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप डेजर्ट की बात करो तो डेजर्ट यानी एक ऐसा प्लेस जहां पे आपको जो ट्री है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ओके, वहां पे आपको पानी का जो कंटेंट है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। वहां पे जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ज्यादा हॉट होता है, ह्यूमिड होता है। ओके, वहां पे आपको सुटेबल फेवरेबल जो इन्वायरमेंट है वो नहीं मिलता है। ओके, तो ऐसे 4 पॉइंट तो आपने यहाँ पे हमने बता दिए। ओके, अगर आप 4 पॉइंट के हिसाब से अगर आप डिस्क्राइब करो कि अगर वहां पे सपोज वहां पे अगर जो एक सुटेबल कंडीशन ना हो, ओके, तो वहां की अगर कंडीशन की बात करें तो अगर वहां पे जो कंडीशन है नॉट सुटेबल, ओके, तो अगर नॉट सुटेबल है किसी भी जगह की कंडीशन, तो ऑफकोर्स वहां पे जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी उस तरीके से अपने आप को एक तरह से अडेप्ट करेंगे उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कि वो किसी भी कंडीशन में वहां पे सर्वाइव कर सके। ओके, अगर आप वहां पे देखो कि वहां पे जो वाटर होता है, वाटर का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो आपको डेजर्ट में देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद अगर आप खाने पीने की यानी जो एनिमल्स के फूड सोर्सेस होते हैं, ओके, तो फूड सोर्सेज के लिए भी बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है जो भी एनिमल्स वहां पे डेजर्ट में रहते हैं। ओके, ये भी आप मानते हो। और वहां पे ये भी जो एक कंडीशन होता है वो कंडीशन कैसा होता है, हॉट होता है। यानी वहां पे अगर आप देखोगे कि जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वहां पे आपको बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ये सारी चीजें आपको डेजर्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। यानी वाटर उसका जो लेवल है वो बहुत लो होता है। ओके, तो यहाँ पे आप ले सकते हो लो लेवल। ओके, तो ये एक वाटर है। उसके बाद वहां पे कंडीशन नॉट सुटेबल होता है, फूड सोर्सेस इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट बता सकते हो। उसके बाद वहां पे हॉट टेम्परेचर, ओके, यानी हॉट इन्वायरमेंट होता है, ये भी एक पॉइंट आप बता सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास इतने ही अनफेवरेबल कंडीशन है जहां पे आपको कोई भी सुटेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, वाटर की फैसिलिटी वहां पे नहीं है, फूड सोर्सेज इजिली अवेलेबल नहीं है, वहां का टेम्परेचर यहाँ पे इतना ये है, उसके बाद भी जो एनिमल्स होते हैं, सपोज अगर एनिमल्स की हम लोग बात करें कि आप सोच सकते हो कि एनिमल्स भी क्या होते हैं, एक लिविंग थिंग्स होता है, तो उस एनिमल्स को अगर वहां पे सरवाइव करना है तो उस एडेप्टेशन के बारे में, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आप डेजर्ट के अंदर कभी सुना होगा कि जो कैमल होता है, ओके, जो कैमल होता है, ओके, ये आपने सुना होगा कि कैमल यानी जो ऊंट होता है, ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं यानी डेजर्ट शिप बोलते हैं। ओके, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो उसके ऊंट के जो पांव होते हैं ना, वो पांव बहुत लंबे लंबे होते हैं। ओके, इस तरीके से उसके जो पांव होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो ऊंट होता है किसी भी रेगिस्तान पे अगर वो चलता है तो उसके जो पांव है वो अंदर की तरफ, इस तरफ नीचे नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या कर सकता है, डेजर्ट के ऊपर चल सकता है। अगर आप कंपैरिजन करो, आप एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर आप किसी डेजर्ट एरिया में जाते हो तो वहां पे अगर आप चलने की कोशिश करते हो या भागने की कोशिश करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने के लिए मिलती है। लेकिन आप वहां के एनिमल्स को अगर आप देखते हो तो वहां पे कैसे कैसे एनिमल्स मिलते हैं। अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में जाओगे तो वहां पे जो आपको एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं वो एनिमल्स कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला आपका एग्जांपल ले लो आप कैमल का। ओके, ये आपको एक देखने के लिए मिलते हैं। आपको रेट दिखते हैं। ओके, रेट माइस आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आपको वहां पे जो स्पाइडर है वो देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद वहां पे आपको
जो अलग अलग इंसेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके के जो वहां पे एक एनिमल्स है वो वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। और ये सारे के सारे एनिमल्स अगर आप देखते हो, चाहे कैमल देखो, रेट देखो, माइस देखो, स्पाइडर देखो या अदर इंसेक्ट देखो, ये सारे के सारे उस कंडीशन में फेवरेबल होते हैं लिविंग के लिए, रहने के लिए। ओके, अगर आप कैमल की बात करो तो कैमल के पास एक बहुत अच्छा जो वाटर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। यानी वो एक बार में अगर वो 25 से 50 लीटर तक अगर वो वाटर है, ओके, तो अगर वो 50 लीटर तक वाटर एक बार में अगर वो कंज्यूम कर लेता है अपने बॉडी के अंदर, तो वो उसको क्या करता है, पाउच होता है कैमल के अंदर, वो पाउच में स्टोर करके रखता है। जो उसके स्टमक होता है ना, उस स्टमक के अंदर एक बहुत बड़ा सा पाउच होता है जिसके अंदर वो कैमल क्या करता है, स्टोर करके रखता है वाटर को, और जब उसको जरूरत होती है तो उसके हिसाब से, उस नीड के हिसाब से वो क्या करता है, उस वाटर का वो इस्तेमाल करता है। ओके, और रेट और माइस की बात करो तो ये एक ही तरीके के दोनों भी प्राणी है, लेकिन ये स्पीसीज अलग अलग है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ये छोटे छोटे इंसेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और जब गर्मी होती है तो ये क्या करते हैं, रेत के बहुत नीचे चले जाते हैं। ओके, एक बहुत छोटा सा अपने लिए एक रास्ता बना के, और वहां पे क्या करते हैं, वो रहते हैं। ओके, और रात के समय पे ये क्या करते हैं, अपने फूड के लिए सर्च करते हैं और कीड़ों ये सबको क्या करते हैं, वो खाते हैं। ओके, तो इसके लिए भी जो एक कंडीशन है डेजर्ट के अंदर वो क्या होती है, सुटेबल होती है। ओके, उसके बाद अगर आप स्पाइडर देख लो तो स्पाइडर के लिए भी जो डेजर्ट होता है वो क्या होता है, एक सुटेबल प्लेस होता है। ओके, या आप मानते हो इंसेक्ट के लिए भी ये क्या होता है, एक सुटेबल प्लेस होता है। ओके, ये आप मानते हो, ठीक है। तो इतना सब तो आपने देखा होगा। ओके, अगर हम लोग बात करें कि ऐसे एनिमल्स के, अगर आप इनके डायग्राम के बारे में बात करो, ओके, तो ये किस तरीके से ये एनिमल्स है वो दिखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको उन एनिमल्स के बारे में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो एनिमल्स है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया आ जाए कि अगर आप किसी भी अगर डेजर्ट वाले एरिया में जाते हो तो वहां पर आपको किस तरीके के जो एनिमल्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडेप्टेशन इन डेजर्ट के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये आप देख लो, यहाँ पे एडेप्टेशन इन डेजर्ट है, जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो डेजर्ट के अंदर एडेप्टेशन में जो कौन कौन से एनिमल होते हैं, जैसे हमने केमल की बात की, तो केमल का अगर आप पाँव देखते हो तो ये इस तरीके का जो उसका पाँव होता है जो आसानी से क्या करता है, डेजर्ट के अंदर वो ये नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने रेट देखा, माइस देखा, ये सारी चीजें हमने देखी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप स्पाइडर देखते हो, ये उसके बाद ये एक तरह का इंसेक्ट होता है जो आपके घर में भी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ओके, क्यों, इनके पॉइजनस होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि के कारण में रहने के कारण ये ऐसे एनिमल्स को ईट करते हैं। ओके, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पॉइजन होते हैं। ओके, और बहुत ज्यादा पॉइजनस होने के कारण ये भी क्या हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं। और अगर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें कि डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवरल स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ओके, यानी वहां पे आपको वाटर का जो कंटेंट है वो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ओके, डेजर्ट एनिमल हैव द थिक स्किन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ओके, चाहे आप इसकी कैमल की बात कर लो, स्पाइडर की बात कर लो, या फिर आप माउस की बात कर लो। ओके, तो इनकी जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है। ओके, देयर लेग्स आर स्ट्रॉन्ग विद द फ्लेट एंड द coursing with the sole and the nostrils are the protected by the folds of skin. Okay, इसके बाद the eyelashes are long and the thick. Rat, snake, spider, lizard is in the desert live in the deep burrow during the daytime and are the active in the night. Okay, जैसा हमने कहा था कि जो रेट होते हैं, स्नेक होते हैं, स्पाइडर होते हैं, लिजर्ड होते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डे के टाइम पे वो नीचे चले जाते हैं डेजर्ट के अंदर, डीप बोरो। ओके, और नाइट के टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और अपना जो फूड है वो सर्च करते हैं। ओके, तो इतना आपको बहुत एक बेसिक सा जो एडेप्टेशन है डेजर्ट एनिमल है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप चेक करो तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है एडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ द स्नोई रीजन। स्नो के रीजन के अंदर किस तरीके से एडेप्टेशन होता है वो सारी चीजें अगर हम लोग देखें। ओके, तो यहाँ पे अगर आप स्नो रीजन के एडेप्टेशन के बारे में बात करो तो सबसे पहले अगर बात करें तो स्नो वाला एरिया कैसा होता है,
स्नो वाला एरिया, एक आपको माउंटेन वाला एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये आप इस बात से आप क्या करते हो, एग्री करते हो, माउंटेन वाला एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। और वैसे जगह पे आप कैसे कैसे एनिमल्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके, आपकी क्या एक्सेप्टेशन होती है वो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ऐसे प्लेसेस पे आपको याक देखने के लिए मिलते हैं। ओके, एक जंगली भैंसा होता है, ओके, जिसके बहुत घने बाल होते हैं। ओके, और आप किसी भी स्नोई रीजन के एनिमल को देख लो, उनके जो फेदर होती है या फिर उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा घने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे भी अगर आप याक को देखते हो तो इसके चारों बाजू आप एक ध्यान से देखो, ओके, इसके कितने घने बाल हैं। घने बाल होने का सबसे मेन रीजन होता है कि उनको जो कोल्ड होता है उस कोल्ड से उनको प्रोटेक्शन होती है। अगर आप सोचो, अगर आप अंटार्कटिका में जाते हो जहां पे जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस टेम्परेचर में अगर आप ऐसे ही रहते हो बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो आप विद इन अ मिनट, विद इन अ हॉर आपकी जो डेथ है वो पॉसिबल है। ओके, लेकिन आप एनिमल्स को देख लो, जो वहां पे एनिमल्स रहते हैं उस तरीके से वो अडेप्ट हो जाते हैं। उनके जो स्किन होते हैं, उनका जो हेयर होता है, वो उनका जो बॉडी कलर होता है, वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो बहुत ज्यादा सुटेबल हो जाता है। ओके, और अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं स्नोई रीजन से, उनका अगर आप उनके हेयर क्वांटिटी को देखो तो वो बहुत ज्यादा थिक होता है। उनके कलर को देखो तो उनका कलर बहुत ही लाइट होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से उस चीज में घुल मिल जाते हैं। ओके, और ये बहुत तरीके से अगर आप कुछ एनिमल्स का अगर कंसीडर करो, चाहे आप याक ले लो, ओके, पोलार बियर ले लो जो आपका अंटार्कटिका में रहता है, व्हाइट फॉक्स ले लो या फिर सिल्वर फॉक्स ले लो, माउंटेन गोट ले लो। ओके, उसके बाद साइबेरियन हस्की ले लो, जो आजकल आपने बहुत देखा होगा कि घरों में भी जो साइबेरियन हस्की है एक डॉग का ब्रीड है जिसको हम लोग पालते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक स्नोई रीजन वाले एनिमल्स होते हैं। ओके, आप स्नो लेपर्ड ले लो। ओके, आपने बहुत लेपर्ड को देखा होगा जंगलों में, लेकिन स्नो लेपर्ड को आपने बहुत कम देखा होगा। लेकिन स्नो लेपर्ड का भी एक जो ये होता है स्पीशीज होता है, उनका जो एक ये होता है अलग सा, वो भी वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और अगर आप इन सभी एनिमल्स को कंपेयर करो तो ये सभी एनिमल्स को हम लोग किसके कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं, चाहे उनके बॉडी कलर को लेके, वो कितनी हाइट के हैं, उनके हेयर्स को लेके, उनकी स्किन को लेके हम लोग क्या करते हैं डिफरेंटली, टिपिकली हम लोग उनका कैरेक्टराइजेशन करते हैं किसी भी एनिमल का विद द स्नोई रीजन के। ओके, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल क्यों होते हैं, क्योंकि ये सिंपली उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो उनको सूटेबल बनाते हैं। ओके, तो यही थोड़े बहुत जो मेन रीजन है स्नोई रीजन के एडेप्टेशन के बारे में। ओके, जितने भी एनिमल्स हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स के बारे में देखें, ओके, तो ये भी बहुत अच्छा सा एक सिंपल सा पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में अगर आप एडेप्टेशन देखो जो एरियल एनिमल होते हैं, अभी आपको एरियल एनिमल्स के बारे में आपको जानना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल एरियल एनिमल का कि जितने भी उड़ने वाले जो प्राणी होते हैं ना, जितने भी पक्षी होते हैं, ओके, ये सारे क्या आते हैं एरियल एनिमल्स में आते हैं। ओके, तो आप सोचो कि जो प्राणी जमीन पे नहीं रहता ज्यादातर, ओके, अगर वो अपने हर काम के लिए वो उड़ता है तो उसका एडेप्टेशन किस तरीके से होगा। ओके, वो किस तरीके से खाने के लिए, किस तरीके से पानी के लिए, बाकी सभी चीजों के लिए किस तरीके से उसका लिविंग होगा, किस तरीके से उसके शेल्टर होंगे, वो सारी चीजें उसके एडेप्टेशन किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। ओके, कि किस तरीके से वो एनिमल है। ओके, अगर आप देखोगे कि अगर आप किसी व्हीकल को देखो, किसी रोड पे देखो या किसी एरोप्लेन को देखो, ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे कि अगर आप व्हीकल को अगर ऑन द रोड देखते हो एंड एरोप्लेन को, तो आप उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है ये आप बता सकते हो कि जो व्हीकल होता है वो रोड पे ही वो होता है, लेकिन जो एरोप्लेन होता है वो थोड़ी समय के लिए ट्रैक पे होता है, लेकिन वो वापस क्या करता है एक छलांग लगाता है और वो हवा में उड़ जाता है। ओके, उसी तरीके से अगर आप एरियल एनिमल्स को देखो तो उनके जो स्पिंडल बॉडी होती है वो उनकी बॉडी कैसे होती है, स्पिंडल शेप की बॉडी होती है। ओके, और अगर आप उनके फ्लाइंग को देखो तो वो ज्यादातर क्या होते हैं फ्लाई करते हैं।
उनके जो बोन्स होते हैं वो बीच में से हॉलो होते हैं, इसके लिए वो आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप किसी बर्ड को देखो, अगर सपोज आप ईगल का एग्जांपल ले लो, ओके, तो ईगल कितना बड़ा होता है। ओके, ईगल इतना बड़ा होने के बाद भी, लगभग उसका वेट है लगभग 20-25 किलो होने के बाद भी वो आसानी से कैसे हवा में उड़ सकता है। तो इसका एक यही रीजन है कि उसके पास बहुत सारा फेदर होते हैं, और जो भी बोन्स होते हैं किसी भी एरियल एनिमल्स में वो पूरी तरह से अंदर से क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। ओके, यानी खाली होते हैं। ओके, और उनकी जो पूरी बॉडी होती है, ओके, वो कवरिंग विद द फेदर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ 4 legs into the wings। ओके, अगर आप उनके लेग्स में भी देखोगे, लेग्स को आप ध्यान से देखो तो ये पूरी तरह से जो लेग्स होते हैं, जॉ होते हैं, वो किसी भी प्रेडिटर्स को पकड़ने के लिए इनका इस्तेमाल वो करते हैं। ओके, और खासकर वो इंसेक्ट ऑल्सो इज द लाइट इन द वेट एंड टैपर एट द बोथ एंड दे कैन फ्लाई विद द 2 pairs of wings and also walk with the 6 sticks like legs, and the beat can fly with the help of the patagium and the thin fold of skin between their 4 legs and hind legs observed at the various bird and the insect of your एरिया। ओके, तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी कि किस तरीके से जो एरियन एनिमल होते हैं वो किस तरीके से अपना एडेप्टेशन करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक था जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स के अंदर किस तरीके से होता है। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हमारा एडेप्टेशन, यहाँ पे आप देखो कि एडेप्टेशन इन रेप्टाइल यानी जो ऐसे एनिमल्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और आपको ऐसे मतलब जैसे स्नेक हो गया, अर्थवर्म हो गया। ओके, और ये मतलब ऐसे एनिमल जो क्रीप करते हैं यानी रेंगते नहीं है, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं। ओके, और उनके अगर स्पेशल चेंज के बारे में बात करें, ओके, जैसे अगर एनिमल्स लाइक द हाउस लिजर्ड अगर आपके घर के अंदर देखते हो तो कभी कभी आपको छिपकली दिखती है। ओके, उसके बाद आप गार्डन लिजर्ड के बारे में भी बात कर सकते हो, जो क्रोकोडाइल होते हैं वो आप देख सकते हो। ओके, उसकी ये सिमिलरली क्या करते हैं, क्रीप करते हैं यानी स्क्रोल करते हैं, रेंगते हुए चलते हैं। ओके, बहुत जो उनकी बॉडी होती है वो डाउन टू अर्थ होती है, डाउन टू सरफेस होती है। ओके, और दे शो द एडेप्टेशन इन स्किन। ओके, और अगर आप इनकी स्किन को देखो तो ये स्किन के अंदर एडेप्टेशन आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे आप लिजर्ड को देख लो, स्नेक को देख लो, तो ये टाइम पे क्या करते हैं, अपनी स्किन को रिप्लेस करते हैं। ओके, बदलते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, कलर, उसके हिसाब से जो लिजर्ड होती है वो अपने कलर्स को चेंज करती है। ओके, अगर आप उनकी बॉडी कलर को देखो, उनकी बॉडी सोल ऑफ फीट को देखो, तो ये सारी चीजों में क्या होता है, एडेप्टेशन होता है अकॉर्डिंग टू जो भी एडजस्टमेंट उनको करना होता है उसके हिसाब से। ओके, और अगर आप इनके हाउसेस को देखो, जैसे हाउस ऑफ लिजर्ड हो गया या फिर मॉनिटर लिजर्ड हो गया, वो क्या होते हैं, सिंपली लिजर्ड हैव द क्लॉज, टोज एंड थिन सॉल वेयर द स्नेक हैव द स्केली स्किन। ओके, तो अलग अलग चीजें हैं जो रेप्टाइल्स की फैमिली है उसके अंदर, और सबका एक अलग अलग सा क्या है, एडेप्टेशन है, सबका एक अलग अलग सा जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यानी हर एक रेप्टाइल का एडेप्टेशन का जो सिस्टम है वो अलग होता है। ओके, उनके कलर्स अलग होते हैं। ओके, लेकिन वो ज्यादातर क्या होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंगने वाले ही प्राणी होते हैं। ओके, ये आप ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद एडेप्टेशन ऑफ फॉर द फूड इन एनिमल्स। अभी यहाँ पे अगर आप इस चीज को अगर आप कंसिडर करते हो कि एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप कोई भी एनिमल का एग्जांपल ले लो, ओके, सपोज मैंने यहाँ पे अगर टाइगर का एग्जांपल ले लिया, उसके बाद अगर आप फॉक्स का एग्जांपल ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉग का एग्जांपल ले लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने गोट का एग्जांपल ले लिया, या फिर यहाँ पे मैंने डियर का एग्जांपल ले लिया, तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ ये जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं ये सारे के सारे एनिमल है। इस बात से आप एग्री करते हो। ओके, लेकिन अगर आप टाइगर को देखते हो, ओके, तो टाइगर का जो एडेप्टेशन फॉर फूड है वो अलग है, फॉक्स का एडेप्टेशन ऑफ फूड अलग है, डॉग का एडेप्टेशन ऑफ फूड अलग है, गोट का एडेप्टेशन ऑफ फूड अलग है, डियर का एडेप्टेशन और फूड अलग है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, उनका एडेप्टेशन और फूड क्या है, बहुत अलग अलग है। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप टाइगर को देखते हो तो टाइगर बेसिकली दूसरे एनिमल्स के ऊपर क्या करता है, पूरी तरह से ये होता है, पूरी तरह से डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप फॉक्स की बात करो तो फॉक्स क्या होता है, टाइगर के ऊपर डिपेंड करता है।
टाइगर के ऊपर डिपेंड इन द सेंस कि जो टाइगर अपने लिए फूड बनाता है, खोजता है, जिसको वो हंट करता है, और जो छोड़ देता है उसी के ऊपर फॉक्स क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन वो फॉक्स भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं, वो हंट करते हैं। डॉग होता है वो पूरी तरह से आपको पता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। गोट है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, ग्रास के ऊपर डिपेंड रहती है। उसी तरीके से आपका जो डियर है ओके, वो भी पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ग्रास के ऊपर ही डिपेंड रहता है ओके। अगर आप इनको, अगर आप हर्बीवोरस और कार्निवोरस में भी अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, उनको कैटेगराइज करते हो, और अगर आप इनके स्पेशल एडेप्टेशन के बारे में भी अगर आप बात करते हो कि उनका जो फीडिंग लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से है, वो आप अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कुछ जो फोटोज हैं वो आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो कि वुड पीकर है ओके। वुड पीकर का जो मतलब होता है कि वो वुड से, वुड के अंदर छेद करता है, और वुड के अंदर जो कीड़े होते हैं, वो जो भी चीजें होती है, वो उनसे क्या करता है, अपना फूड का जो नीड है वो कंप्लीट करता है। यहाँ पे अगर आप स्नेक को देखो तो स्नेक पूरी तरह से, फ्रॉग हो गया, चाहे आप माउस हो गया, जो स्मॉल छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं उनके ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है ओके। उसके बाद वुड पेकर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर ये है बीके ओके, ये पूरी तरह से किस डिपेंडेंट रहती है। उसके बाद स्नेल देख लो तो स्नेल दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ पे अगर आप बटरफ्लाई देख लो तो बटरफ्लाई भी फ्लावर्स के जो फ्लावर्स में जो ये होता है, एक लिक्विड होता है, उसके ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। यानी हर एक एनिमल, हर एक चीज के लिए क्या करता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। खासकर अगर वो फूड को लेके है कि एडेप्टेशन फॉर द फूड है, वो फूड को लेके किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करता है अलग अलग सिचुएशन में ओके, ये यहाँ पे आपको बताया गया है ओके। अगर आप यहाँ पे अगर आप एक एग्जाम्पल को भी कंसिडर करो कि कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे आपके ओन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोला है। जैसे अगर आप एडेप्टेशन देखो कि शार्प टीथ वाले कौन कौन होते हैं, लायन और टाइगर होते हैं ओके। और यूज ऑफ एडेप्टेशन किसके लिए करते हैं, वो थियर एंड फ्लैश के लिए, यानी टुकड़े के लिए, टुकड़े करने के लिए किसी भी मांस का। स्ट्रॉन्ग एंड द पॉइंटेड बीक, ये किसका होता है, वुड पिकर का होता है ओके। और ये बेसिकली किसके लिए होता है, फॉर होल करने के लिए किसी भी ट्री के अंदर ओके। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट बीक, यानी जो छोटे बीक होते हैं, छोटी बीक का जो सबसे मेन काम क्या होता है कि वो दानों को चुनते हैं। जैसे अगर आप स्पैरो को ले लो, आप ये इसको ले लो, आप क्रो को ले लो ओके। ये सब छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो छोटे छोटे चीजों को, आप पिजन को ले लो, वो छोटे छोटे दानों को क्या करते हैं, चुनते हैं, और उससे अपना जो फूड का नीड है उसको कंप्लीट करते हैं ओके। लॉन्ग एंड द स्टिकी टंग, लॉन्ग एंड स्टिकी टंग यानी जो आपने एंट ईटर होता है, आपने देखा होगा कि जो चींटियों को खाने वाला एक प्राणी है, वो आपने देखा होगा ओके। तो उसका इस्तेमाल वो क्या करता है, अपने जो स्टिकी टंग होता है उससे वो चींटियों को पकड़ता है और उससे क्या करता है, उन्हें खाता है ओके। उसके बाद लॉन्ग नेक, जैसे आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा, उसके बाद आपने जिराफ देखा होगा, जिसका इस्तेमाल वो भी खाने के लिए करते हैं। लेकिन वो ऊंची जगहों पे जो पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर जो पत्तियां होती है, उसको खाने के लिए जो जिराफ होता है वो अपनी ऊंची से ऊंची गर्दन का क्या करता है, इस्तेमाल करता है ओके। तो ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में एडेप्टेशन इन एनिमल कैसे कैसे होता है ओके। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा आपको ओके। तो अभी यहाँ पे हमने जितने भी एडेप्टेशन इन एनिमल है वो सारी चीजें देखी, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है एडेप्टेशन फॉर द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग ओके। यानी एडेप्टेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे ओके। और आपको पता है कि एडेप्टेशन आप एक दिन में, 10 दिन में आप कभी भी नहीं ला सकते अपने अंदर। आपको किसी भी चीज को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो उसको आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। आप किसी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है ओके। किसी भी चीज के लिए, ऐसा आप छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, हर एक चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, किसी भी चीज को अगर आप उसमें परफेक्ट होना चाहते हो तो ओके। अभी आप अगर आप देखते हो कि अगर आप सिंपल से एक बटरफ्लाइज का एक एग्जांपल ले लो ओके। तो अगर मेरे पास बटरफ्लाई है, वो आप देखते होंगे कि वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कलरफुल होती है ओके। या आपने देखा होगा किसी भी बटरफ्लाई का एक बहुत अच्छा सा उसका एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। अगर आप लिजार्ड को देख लो या ग्रास हॉपर को देख लो, ये आपको आसानी से कहीं पे भी आपको दिख जाते हैं ओके। आप अपने घर के बाहर भी अगर आप निकलोगे, आप अगर घर के बाहर भी निकलोगे तो आपको बटरफ्लाई हो गया, या फिर आपका लिजार्ड हो गया, या फिर आपका ग्रास हॉपर हो गया ओके।
ग्रास होपर हो गया, तो ये जो एनिमल्स है ये आपको आसानी से दिख जाएंगे। ओके, और दे गेट द कॉमीफ्लाज एमिट ग्रासेस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक द स्टेम लिम फ्लावर एक्सेट्रा। ओके, और ये सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, सभी चीजें अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप जहाँ पे प्लांट्स होते हैं ना बहुत सारे, वहां पे आपको ये सारी चीजें आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। ओके, और दिस इज बिकॉज देयर कलर ब्लेंड विद द दोस ऑफ देयर सराउंडिंग। ओके, और ऐसा क्यों होता है कि आपने कभी सोचा है कि आप जितने भी बटरफ्लाइज होते हैं, लिजार्ड होती है या फिर आपका जो ग्रास ऊपर होता है, ये हमेशा प्लांट के आसपास ही क्यों आपको देखने के लिए मिलते हैं, या प्लांट्स पे ही आपको क्यों देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये आप कभी सोचना, अगर आप हमेशा देखते हो ग्रास ऊपर को, जो एक आप ग्रीन कलर का एक छोटा सा जिसको हम लोग पैरेट बोलते हैं, वो हमेशा आपको पेड़ों के ऊपर ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस कैमीफ्लाज का एक मेन रीजन होता है कि अगर आप किसी भी सराउंडिंग में जाते हो तो उस सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को क्या करते हो, चेंज करते हो। जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड को आप जिस कलर के अंदर रखोगे वो उस कलर का क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज बोलते हैं, जिसमें आपको कलर का एडेप्टेशन करना पड़ता है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से। ओके, तो ये आपने देखा होगा, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर का एक क्रिएशन है जिसमें आप बटरफ्लाई, लिजार्ड और ग्रास हॉपर को आप देखते हो। ओके, अगर आप लाइफ प्रोसेस में बात करते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, चाहे आप उनके लिविंग के बारे में बात करो, उनके फीड के बारे में बात करो, ओके, या फिर उनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करो, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं हर एक मुसीबत से। ओके, तो ये अलग अलग एनिमीज से क्या करते हैं, अपने आप को सेव करते हैं, और ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, सराउंडिंग के अंदर ही पॉसिबल होती हैं। ओके, और अगर आप डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इस जियोग्राफिकल कंडीशन, ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्या हो सकता है, इसका जो एडेप्टेशन है उसका एक सिंपल सा यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन लिखते हो, ओके, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखते हैं एडेप्टेशन का, तो इसका सिंपल सा क्या हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट। ओके, तो ये क्या करो, आप नोट कर लो, एंड इट्स सराउंडिंग। ओके, इट्स जियोग्राफिकल, सॉरी, ये इनके यानी ज्योग्राफिकल के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, जियोग्राफिकल कंडीशन। ओके, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि जो भी चीजें हैं हैबिटेट के हिसाब से, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, अगर अपने आप को उस कंडीशन में अगर आप सुटेबली कर लेती हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, और एडेप्टेशन के बारे में आप एक और चीज नोट कर लो कि जो एडेप्टेशन होता है, ओके, यहाँ पे मैं दूसरे चीज कलर से यहाँ पे बता देता हूँ। एक अगर आप मेन पॉइंट देखो कि ये नॉट सडन प्रोसेस। ओके, ये एक सडन प्रोसेस नहीं है। आप ये ध्यान रखो कि एडेप्टेशन आपको आप आज और एक दो दिन में आप अपने अंदर किसी भी चीज का एडेप्टेशन नहीं ला सकते। ओके, और ये एक बहुत ही ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये क्या है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, तो ये एक क्या है, एक ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसके अंदर आप डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं, अपेयरेंस होते हैं, ओके, वो चाहे एनिमल्स के हो या फिर जो भी चीजें हैं, उनको अगर आप किसी भी एनिमल को देखोगे तो उनके एडेप्टेशन में चेंज आने के लिए उनको हजारों लाखों साल लगते हैं। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत से BC ईयर बैक जो डायनासोर थे वो एग्जिस्ट करते थे, ओके, अर्थ पे, लेकिन अभी वो एक्सटिंक्ट है, उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन उनका अगर आप छोटा सा एक एग्जांपल ले लो तो जो लिजार्ड है वो भी एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो साइज है, शेप है, वो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ओके, वो बहुत छोटा है। अगर आप इनकी बात कर लो, आप क्रोकोडाइल की बात करो तो क्रोकोडाइल भी आप पहले देखते हो, क्रोकोडाइल अगर आपने मूवीज में देखा होगा कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो साइज है वो कितना बड़ा होता था, लेकिन आज आप कंपेयर करो क्रोकोडाइल को तो वो कितना ज्यादा उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसके लिए एडेप्टेशन कहा जाता है कि एडेप्टेशन आप एक दो दिन, एक साल में आपके अंदर नहीं आता है, एडेप्टेशन आने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। ओके, और ये सबसे अच्छा जो अगर आप एग्जांपल ले लो, ओके, तो आपने जो ये है डार्विन की जो थियरी है, चार्ल्स डार्विन की, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक मेन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बताते हैं, और ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जिसको आप नोट कर लो। ओके, और इनके बारे में आप क्या करो, एक थोड़ा सा पढ़ लो, जो आपके बुक में दिया है ना उसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो, क्योंकि मैं अभी आप सोच रहे होगे कि अभी आप 7th क्लास में हो तो आगे जाके आपको इतने ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अब जब आप कंप्लीट कर लोगे आपका 10th 12th, उसके बाद आपको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो आती है जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपको पॉइंट दिए जाते हैं आप लोअर क्लासेस में जितना अच्छे से आप करोगे उतना ज्यादा आपको 11th 12th के बाद आपकी जो हायर स्टडी के लिए आप जो प्रिपरेशन करते हो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होती है। ओके, तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन का एग्जाम्पल हमने लिया है। तो चार्ल्स डार्विन का जो सबसे एक बहुत फेमस ये था, जो उनका इन्वेंशन था वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है वो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ओके, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में उनका कहना ये था कि अगर आप एक कोई भी लिविंग थिंग से, अगर आपको अपने सराउंडिंग के अंदर, आपको अपने इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपको जीना है, ओके, अगर आपको बचना है तो आपको अपने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस सराउंडिंग के हिसाब से आपको उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आपको उसके अंदर आने वाली जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा। ओके, जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे उसको जनरेशन को लेके, उनके सारी चीजों को लेके, उसके लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। चाहे आप इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आते हैं उसमें भी आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये होता है एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी कंडीशन में अपने आप को क्या करना है, रेडी रखना, उसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करें तो हमारा जो एडेप्टेशन था वो तो कंप्लीट हो गया। ओके, तो एडेप्टेशन के बारे में अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके आपके जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और हम उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर आप चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपको एडेप्टेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, ओके, ये क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है किसी भी एनिमल्स के लिए। ओके, किसी भी लिविंग वर्ल्ड के लिए कि किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, और अगर आप देखते हो तो क्लासिफाई हम लोग हर एक चीज को कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको आपके बुक के अंदर सिर्फ मैंगो और ह्यूमन का एग्जांपल दिया है। ओके, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ ऐसे एग्जांपल है जिनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, और क्लासिफाई करने का जो मेन रीजन होता है वो हम लोग किसके बेस पे करते हैं, उसके किंगडम के बेस पे करते हैं। ओके, और उसके फाइलम के बेस पे करते हैं, ये यहाँ पे आप ध्यान रखो। फिर उसके क्लास के बेस पे करते हैं, उसके ऑर्डर के बेस पे करते हैं। ओके, उसकी फैमिली के बेस पे करते हैं। ठीक है, उसके जीनस के बेस पे करते हैं। ओके, उसके स्पेसीज के बेस पे करते हैं। ये आपको क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो किसके किसके बेस पे करते हैं। ओके, तो आप अगर आप क्लासिफिकेशन पता हो जाएगा कि आपको क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से जो पॉइंट मेन है, अगर आप उनको ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से किसी भी चीज का जो क्लासिफिकेशन है वो आप कर सकते हो। ओके, और क्लासिफिकेशन करने का जो सबसे मेन रीजन क्या होता है कि अगर आप डिफरेंट जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर आप मैंगो का एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पे अगर हम लोग मैंगो का एग्जाम्पल ले लो, ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने एक प्लांट का भी एग्जाम्पल ले लिया और यहाँ पे हमने एक ह्यूमन का भी एग्जाम्पल ले लिया है। ओके, तो दोनों चीजों का अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो किंगडम अगर देखें तो ये प्लांट है, तो इसके लिए इसका जो किंगडम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे प्लांटिया आएगा। ओके, और ह्यूमन बींग्स क्या है, एनिमिलिया है, एनिमल्स फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये क्या आएगा, एनिमेलिया। ओके, उसके बाद अगर आप फाइलम की बात करो तो फाइलम में ये क्या है, कौन सा फाइलम है, एंथ्रोफाइला है। ओके, तो एंथ्रोफाइला यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको आगे वाले क्लास में हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये डिफरेंशिएट करना है। ओके, उसके बाद अगर आप क्लास के ले लो तो क्लास यहाँ पे क्या है, डाइकोटिलिडोन है। ओके,
तो ये आपका डाइकोटिलीडोन्स है। ओके, और ये क्या है आपका मैमेलिया है। ओके, यानी आप क्या करते हैं, मैमेलिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैमेलिया। उसके बाद अगर ऑर्डर की बात करें तो ये स्पिंडल्स है। ओके, ये आपका क्या है, स्पिंडल्स। और अगर आप इसके ह्यूमन में बात करें तो ये क्या है, प्रीमेटर्स। ओके, तो प्रीमेटेस ये आप यहाँ पे। उसके बाद अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसका, अगर आप मैंगो की बात करें तो एनाकार्डियेसी। ओके, ये इसकी क्या है, फैमिली है एनाकार DSCSE। ओके, और यहाँ पे अगर आप ह्यूमन में फैमिली की बात करें तो ये क्या है, होमिनिडिया। ओके, होमिनिडिया। उसके बाद अगर जीनस की बात करें तो ये क्या है, मेंजीफेरा है, जिसको हम लोग मेंजीफेरा भी बोलते हैं जीनस में। ओके, और ये क्या है, होमोसेपियन। ठीक है, उसके बाद अगर स्पेसीज की बात करें तो स्पेसीज क्या है, ये इंडिका है। ओके, इसके लिए इसको मेंजीफेरा इंडिका भी कहते हैं अगर इसका साइंटिफिक नेम देखा जाए मैंगो का तो। ओके, और ह्यूमन का होमोसेपियंस। ओके, तो ये आपका क्या आएगा, सेपियंस आएगा यहाँ पे। होमोसेपियंस में हम लोग कहते हैं ह्यूमन को। ओके, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। ओके, तो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन हो गया या फिर एडेप्टेशन है, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आप अदर भी एग्जांपल ले लो। ओके, तो कुछ एग्जांपल के जो अगर हम लोग एनिमल लेते हैं, चाहे आपका डॉग हो गया। ओके, ये एक एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। आपका काऊ हो गया, एक दूसरा एग्जांपल आप कंसीडर कर लो। आपका एक हिबिस्कस फ्लावर ले लो। ओके, तो ये आपका एक एग्जांपल कंसीडर कर लो, या आपका ज्वार एक एग्जांपल आप कंसीडर कर लो। तो ये सारी चीजें अगर आप कंसीडर करते हो सपोज। ओके, तो ये सारी चीजों के अगर मैं साइंटिफिक नेम के बारे में बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है वो आपको बताना है। ओके, तो डॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैनिस ल्यूपस फैमिलियरियस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप साइंटिफिक नेम के बारे में अगर आपको कभी आता है पेपर के अंदर, तो आपको ये जो चीजें हैं वो आपको बाय हार्ट करके जानी है। ओके, काऊ को हम लोग क्या बोलते हैं, काऊ को बोलते हैं हम लोग बॉस टॉरस। ओके, ये आपका काऊ का है। उसके बाद हिबिस्कस क्या होता है, उसका होता है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। ओके, ये क्या है, एक उसका साइंटिफिक नेम है। ज्वार का अगर बात करें तो सोरगम। ओके, सोरगम बायकोलर। ओके, बायकोलर। ओके, तो ये एक उसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। अलग अलग जो अलग अलग यहाँ पे दो एनिमल है, दो प्लांट है उनका। ओके, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। एडेप्टेशन के बारे में, एडेप्टेशन इन एनिमल्स के बारे में हो गया, या फिर जो एडेप्टेशन इन प्लांट है, वो सारी चीजें हमने इस लेसन के अंदर कवर की है। ओके, अगर आप यहाँ पे इस लेसन में अगर फिर भी अगर आप कोई डाउट मिलता है, आपको कुछ दिक्कत आती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सारी की सारी जो प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।